गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए, आप सभी को फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर लेकर आए हैं वर्ग 8वीं का विषय हमारे संसाधन, जो कि भूगोल के अंतर्गत में जो भूगोल चैप्टर है उसमें आता है, और साथ ही यह सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5, ठीक है, उद्योग। और उद्योग में आज हम लोग देखेंगे भाग 4। लेकिन भाग 4 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 3 के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ताकि एक बार ये रिवाइज हो जाए। तो उसमें हम लोग देखे थे कि उद्योगों का वर्गीकरण किए हुए थे, ठीक है, कि उद्योग जो है वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है और उनका प्रकार क्या है। तो हम लोगों ने उद्योगों को 3 आधार पर बांटा था पार्ट 3 में, भाग 3 में। कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर भी जो है हम लोग 4 भाग में बांटे हुए थे: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। और प्रत्येक का हम लोग जो है उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा किए थे कि कृषि आधारित उद्योग जो है वो कृषि पर निर्भर है, खनिज आधारित उद्योग खनिज पर निर्भर है, समुद्र आधारित उद्योग समुद्र पर निर्भर है, और वन आधारित उद्योग वन पर निर्भर है। ये कच्चे माल के आधार पर इसको हम लोग बांटे थे। इसके बाद आकार के आधार पर हम लोग उद्योग को 3 भाग में बांटे थे: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर हम लोग 4 भागों में बांटे थे: निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो इस तरह से हम लोग जो है भाग 3 में उद्योगों का वर्गीकरण किए थे। आज हम लोग भाग 4 में जो है देखेंगे कि हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उद्योग जो है वह कैसे जगहों पर या किन जगहों पर जो है उद्योगों को स्थापित किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि उद्योग जो होते हैं वो बहुत बड़े और बहुत अधिक संख्या में पूंजी, श्रम और उसकी लागत जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में या बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उद्योग जो होते हैं वो ऐसे जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता होती है। तो इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो है कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8-9 पॉइंट हम लोग बना के चलेंगे, और इसको आप लोग याद कर लेंगे ताकि आपको परीक्षाओं में जो है ये लाभकारी होगा। कि उद्योगों की अवस्थिति मतलब स्थापित करने में निम्नलिखित कारण होने चाहिए। जैसे पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, यानी उद्योग वहीं पर लगेगा या अवस्थित होगा या स्थापित होगा जहां पर कच्चे माल ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दूसरा हो गया भूमि, यानी उद्योग की जो स्थापना होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो हमें जमीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसका एरिया जो होता है वो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर आप कभी जमशेदपुर टाटा अगर इस्पात जाएंगे या बोकारो इस्पात स्टील सिटी जाएंगे, स्टील जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि उसका बहुत बड़ा एरिया, बहुत जो है जमीन की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए दूसरा है कि हमें भूमि की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जल। बच्चों, आप अक्सर देखेंगे कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो अक्सर किसी नदी के किनारे ही अवस्थित होते हैं। क्यों? ताकि नदी से जो है उन्हें अधिक मात्रा में सुविधा पूर्वक जो है जल पानी मिल जाए। इसलिए देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं वो अक्सर नदी के किनारे ही अवस्थित होते हैं, ताकि उन्हें सुगमता से, आसानी से, सरलता से उस उद्योग को पानी मिल सके। दूसरा है श्रम, मजदूर, यानी काम करने वाले लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 तरह के हम लोग इसको बांट सकते हैं। एक हो गया ट्रेंड मजदूर, एक अनट्रेंड मजदूर होते हैं। तो जो ट्रेंड ये होना जरूरी है कि उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की काफी जरूरत होती है, तो उन्हें उद्योगों के लिए मजदूर भी आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे जगह पर उद्योग स्थापित करने की जरूरत होती है।
उसके बाद पूंजी की उपलब्धता। अब यहाँ पर देखेंगे पूंजी की उपलब्धता मतलब पैसा, लागत, क्योंकि बड़े उद्योग को स्थापित करने में बहुत ज्यादा मात्रा में रुपयों की, मनी की, धन की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही लोग बड़े उद्योग स्थापित कर सकते हैं जिसके पास ज्यादा मात्रा में पूंजी हो। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है शक्ति के साधन। शक्ति का मतलब हो गया, चूंकि उस उद्योग को चलाने के लिए पावर चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। तो देखेंगे कि ज्यादातर जो है उद्योग बिजली पर ही निर्भर है। बहुत सारे उद्योग ऐसे भी हैं जो कोयले पर, ताप पर, है ना, निर्भर है। तो उसे बिजली की भी सुविधा होनी चाहिए। तो आगे हो गया संचार। ठीक है। तो हमें संचार, 6 में हम लोग देखेंगे संचार, यानी उस उद्योग से बना हुआ जो माल है या जो भी वस्तु तैयार हो जाता है, तो उसे उसका प्रचार प्रसार के लिए, उससे बातचीत के लिए, उसको ऑर्डर के लिए, है ना, सप्लाई के लिए उसे संचार का भी साधन होना चाहिए। उसके बाद ज आ जाता है परिवहन। चूंकि बच्चों कच्चे माल को उद्योगों में लाना और उस उद्योग में तैयार माल को फिर जो है बाजारों पर ले जाने के लिए जो है हमें परिवहन यानी गाड़ी मोटर का भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए वहां पर आसानी से परिवहन की भी सुविधा होनी चाहिए। इसके बाद है बाजार। चूंकि जो माल, जो कच्चे माल तैयार होकर जब वो पके हुए हो जाएंगे, मतलब कच्चे माल से जब हम उसे उद्योग में जब वो वस्तु तैयार हो जाएगा तो उसे बेचने के लिए बाजार की भी सुविधा होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे 8-9 कारण है जिसके वजह से उद्योग जो है प्रभावित होता है, अवस्थित हो सकता है। तो इसे आप लोग उतार लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो उद्योग होते हैं, उद्योगों को सरकार जो है प्रोत्साहित करने के लिए, देश के पिछड़े क्षेत्रों को तीव्र औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है निवेशकों को, निवेशकों मतलब जो उद्योग स्थापित करना चाहता है, उसे वो सरकार क्या करती है, जैसे विद्युत में, परिवहन में, संचार में, कर में आदि में छूट देती है ताकि वो अपने उद्योगों को चला सके। इसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के निवेशक पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। यानी जब सरकार के तरफ से विद्युत में, परिवहन में, संचार में, टैक्स में जब सरकार उनको छूट देती है तो निजी क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं, जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, उनको भी स्थापित करने में उत्साहित होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं औद्योगिक तंत्र। अब यहाँ पर देखेंगे कि औद्योगिक तंत्र जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर इसको हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक तंत्र, जैसे आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक लेंगे और इन पॉइंट को जो है आप लोग अपने कॉपी में उतारेंगे ताकि आपको परीक्षाओं में थोड़े से याद रखेंगे। तब अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक तंत्र, तंत्र का मतलब हो गया औजार, यानी जो हमें आवश्यकता पड़ती है। आप लोग 8th क्लास में कृषि तंत्र के बारे में पढ़ चुके थे, विज्ञान में पढ़े होंगे। कृषि तंत्र मतलब कृषि को चलाने के लिए जो औजार हथियार की जरूरत होती है। तो उसी तरह से किसी भी उद्योग को औद्योगिक तंत्र, यानी उद्योग को जो है ये बढ़ाने में उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है। तो औद्योगिक तंत्र में पहला है निवेश। मतलब निवेश का मतलब हो गया पूंजी, यानी उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें पहला चीज आ जाता है वो है निवेश। उसके बाद हो जाता है प्रकर्म। प्रकर्म का मतलब हो गया, प्रकर्म का मतलब हो जाएगा आपका मशीन, है ना। अब यहाँ पर उसके बाद एक आता है प्रकर्म हो गया, उसके बाद आता है निर्गत। तो हम लोग
औद्योगिक तंत्र के लिए 3 पार्ट्स हम लोग रखेंगे। एक हो गया निवेश, दूसरा हो गया परकर्म, तीसरा हो गया निर्गत। निवेश के अंतर्गत जो है वह कच्चा माल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आएगा, पूंजी आएगा, कच्चा माल आएगा, श्रम आएगा, है ना, जमीन खरीदने के लिए लागत जो है वो आएगा, जल आएगा, परिवहन आएगा, ठीक है, विद्युत आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो निवेश में आपको आ जाएंगे। जैसे पूंजी हो गया, कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया, जल हो गया, परिवहन हो गया, विद्युत हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वह निवेश के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद है प्रकर्म। प्रकर्म में मशीन हो गए, है ना, और मानवीय क्रियाकलाप, यानी मानो उस उद्योग को चलाने के लिए जो भी अपना श्रम दे पाते हैं, तो उसके अंतर्गत में उसका प्रकर्म हो गया, मशीन हो गया। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए मशीन की जरूरत होती है। इसके बाद निर्गत हो गया। निर्गत का मतलब उद्योगों का अंतिम जो है उत्पाद, यानी निर्गत का मतलब हो गया उत्पाद, जो प्रोडक्ट आ जाता है, बन जाता है, उत्पाद एवं इससे अर्जित आय, ठीक है। तो निर्गत में इस तरह से किसी भी औद्योगिक का ये 3 तंत्र है, निवेश, प्रकर्म और निर्गत। तो निवेश के अंतर्गत में पूंजी हो गया, कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया, जल हो गया, परिवहन हो गया, विद्युत हो गया। प्रकर्म में मशीन हो गया, मानवीय क्रियाकलाप, चूंकि मानव के द्वारा ही जो है वह जैसे मानवीय क्रियाकलाप में हम लोग क्या रख सकते हैं, उस बाजार, उसको जो है बेचने का जो तरीका है मानव ही उसे बेचता है ना, तो वो हो गया। और उद्योग को चलाने के लिए जो मशीन होता है वो प्रकर्म में आ जाएगा। और निर्गत क्या हो गया कि उससे जो उत्पाद हो गया, है ना, और उसे बेचने पर जो आय अर्जित हो गया, वो सारी चीजें जो है वो निर्गत के अंतर्गत में आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि चीनी उद्योग में गन्ना, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा ले कि चीनी उद्योग में जो है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमको मान लीजिए कि चीनी उद्योग स्थापित करना है, तो चीनी उद्योग के लिए हमें क्या चाहिए, गन्ना चाहिए जो कि कच्चा माल है, मानव श्रम चाहिए, ठीक है, मजदूर चाहिए, उसमें कारखाना चाहिए क्योंकि चीनी जो होता है वो कारखाना में बनता है, परिवहन लागत चाहिए, मतलब गन्ना को ले जाना उद्योगों में, या फिर वहां से जो चीनी तैयार होगा उसे बाजारों तक ले जाने में परिवहन लागत चाहिए, और उसमें निवेश, है ना। ये सारी चीजें जो है हमें इसके निवेश हो सकते हैं, यानी इसके निवेश हो सकते हैं। ये गन्ना उद्योग का हो गया। तो उसी तरह से बहुत सारे उद्योगों के लिए ये सारी चीजें हो सकती है। प्रकर्मों में, ये तो निवेश के अंतर्गत में आ गया। प्रकर्म में क्या हो सकता है, जैसे गन्ना पेराई के लिए मशीन चाहिए, गन्ने के रस से चीनी निर्माण प्रकर्म हो गया, यानी गन्ने पेराई के लिए जो मशीन चाहिए, है ना, और गन्ने के रस से चीनी जो निर्माण होता है वह प्रकर्म में आ जाएगा। चीनी उद्योग के लिए ये निवेश हो गया, है ना। उसके बाद प्रकर्म में क्या आ जाएगा, जैसे पेराई करने के लिए मशीन चाहिए, गन्ने के रस जो है ये सभी प्रकर्म में आ जाएगा। और निर्गत में क्या हो जाएगा, निर्गत में जो है चीनी जब हम लोग खाते हैं, है ना, चीनी का निर्माण, ये उत्पाद हो गया, है ना। और इसे बेचने में जो हम चीनी जो हम लोग खाएंगे तो उसे खरीद कर खाएंगे, तो खरीद कर खाने में जो आय आएगा वो, है ना, वो निर्गत में आ जाएगा। उसी तरह से अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो ये क्लियर हो गया औद्योगिक तंत्र, है ना। औद्योगिक तंत्र के लिए 3 चीज चाहिए, निवेश, प्रकर्म और निर्गत। इसका एक उदाहरण हम लोग चीनी उद्योग में देख लिए, है ना। तो आप लोग इसे पॉज करके जो है वीडियो को रोक कर आप इसे अपने कॉपी में उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे औद्योगिक प्रदेश, यानी कुछ प्रदेश हैं जिसका हम लोग, कुछ ऐसे प्रदेश हैं, कुछ ऐसे देश हैं
जो औद्योगिक देश के रूप में जाने जाते हैं। हमारे भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में ही जाने जाते हैं। जैसे कभी आप टाटा जाइएगा तो वहाँ पर टाटा में जमशेदपुर है वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। आप बोकारो आइएगा, स्टील सिटी आइएगा तो वहाँ भी आपको औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा। HFC जो है आपका कारखानों का कारखाना, एच हैवी इंजीनियरिंग HEC है ना, ध्रुवा में स्थित है। वहाँ पर जाइएगा तो आपको औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा। तो औद्योगिक प्रदेश ऐसे देखिए, अब यहाँ पर है औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। यानी औद्योगिक प्रदेश क्या हो गया, अनेक उद्योग जो हैं एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के सामने रहते हैं तथा निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। तथा निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई उद्योग है तो वह क्या करेगा, वह सामानों को मतलब अरेंज करेगा। ठीक है, तो कोई छोटा उद्योग है तो उसको वो तैयार कर रहा है, फिर उसका तैयार माल जो है दूसरे उद्योग में जा रहा है, फिर वो उसको तैयार करके फिर दूसरे उद्योग में। जैसे हम लोग छाता हो गया, एक सिंपली छाता जो देखेंगे तो छाता का जो है कमानी कोई दूसरा कोई बनाएगा, उसका बेत कोई दूसरा कोई बनाएगा, उसका जो कवर होता है, काला कपड़ा होता है, वो कपड़ा कहीं अलग उद्योग में बनेगा। तो इस तरह से सभी जो है उस छाता को बनाने में बहुत सारे उद्योग सम्मिलित रहते हैं। तो उसी टाइप के जो है अनेक उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं तथा निकटता का जो लाभ होता है वो आपस में बांटते हैं। विश्व के औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से पूर्वोत्तर अमेरिका, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड का मैप में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वोत्तर अमेरिका ये है ना, पूर्व इधर हो गया, पश्चिम दक्षिण उत्तर, उत्तर ऊपर तरफ, तो ये पूर्व अमेरिका है ना, ये औद्योगिक क्षेत्र है। पश्चिम और मध्य यूरोप, पश्चिम पूरा पश्चिम और मध्य यूरोप है ना, एवं पूर्वी एशिया ये जापान हो गया है ना, जापान चीन ये सारे चीज एशिया में स्थित है। इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक होगा तो ये लाल कलर का आप जो देख रहे हैं ये सारा जो है औद्योगिक क्षेत्र है, और जो काला वाला देख रहे हैं वो औद्योगिक प्रदेश है। जो काला आप देख रहे हैं है ना, ये जो काले काले जो देख रहे हैं वो सभी औद्योगिक प्रदेश हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है विश्व के भागों को जो है औद्योगिक प्रदेश या औद्योगिक पट्टी के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत के मुख्य रूप से 8 औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी में लिख लेंगे है ना। भारत में मुख्य रूप से 8 औद्योगिक प्रदेश है ना। तो 8 औद्योगिक प्रदेश, 8 औद्योगिक प्रदेश। तो 8 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन है उसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। पहला हो गया मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। तो हम लोग मुंबई देखते हैं, यहाँ पर है देखिए मुंबई, भारत का अगर मैप आप लोग देखेंगे तो ये मुंबई हो गया। उसके बाद पुणे जो है, मुंबई जो है एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हम लोग जानेंगे यहाँ पर है ना। दूसरा हो गया बेंगलोर तमिलनाडु, बेंगलोर, थोड़ा सा मैप को हम आगे की ओर कर दे रहे हैं, आप लोग इसे अपने कॉपी में भी लिखते जाएंगे। बेंगलोर तमिलनाडु, तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश।
तो यहाँ पर आप देखेंगे बेंगलोर, है ना, पणजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर पांडुचेरी, बेंगलोर, है ना, यही क्षेत्र जो है आपका आएगा बेंगलोर, तमिलनाडु। आप लोग अपने कॉपी का भी मैप में देख सकते हैं, मुंबई पुणे जो काला किया हुआ है ना, बेंगलोर तमिलनाडु, यानी यहाँ हो गया बेंगलोर तमिलनाडु, है ना, ये क्षेत्र हो गया। तीसरा हो गया हुगली औद्योगिक क्षेत्र। तो हुगली कहाँ है? कलकत्ता में, है ना। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश, तो हुगली जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना, बंगाल। ये क्षेत्र जो है वो हुगली औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। चौथा हो गया अहमदाबाद, अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश। तो अहमदाबाद, तो यहाँ पर आप देखेंगे अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ, है ना। ये क्षेत्र जो है वो अहमदाबाद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। उसके बाद पांचवा हो गया छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। तो छोटा नागपुर मतलब हम लोग, है ना, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। तो छोटा नागपुर ये हो गया आपका, है ना, झारखंड का एरिया, ठीक है, झारखंड छोटा नागपुर के अंतर्गत में आता है। उसके बाद छठा हो गया विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम गुंटूर प्रदेश। तो विशाखापत्तनम जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एरिया, यहाँ पर आप देखिए विशाखापत्तनम भी लिखा होगा, देखिए विशाखापत्तनम, है ना। तो ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद सातवां हो गया गुड़गांव, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र प्रदेश, मेरठ प्रदेश। तो गुड़गांव मतलब हो गया कि आपका दिल्ली का जो एरिया है ना, दिल्ली मेरठ गुड़गांव जो है वो क्षेत्र जो है आ जाएगा। और लास्ट जो है आठवां कोल्लम, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। इसके बाद आपका आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कोल्लम, ये देखिए यहाँ पर कोल्लम लिखा हुआ है ना। तो अगर आपके पास भारत का मानचित्र होगा तो उसमें आप विभिन्न क्षेत्रों को देख सकते हैं, या आप अपने किताब में भी जो है भारत का मैप दिया हुआ है, तो उसमें भी आप लोग जो है विभिन्न 8 औद्योगिक क्षेत्रों को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतने ही रखते हैं, आगे हम लोग जो है प्रमुख उद्योगों के वितरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सभी को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग बहुत सारी जानकारियां औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जरूर प्राप्त हुआ होगा। तो आप लोग सभी से निवेदन रहेगा कि मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।